वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, है ना। अब कर्व्ड सरफेस से कैसे रिफ्रैक्शन होता है उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपके पास ऐसा कर्व्ड सरफेस। अब ये जो कर्व्ड सरफेस है बच्चों, ये आपका कॉन्वेक्स सरफेस भी हो सकता है और कॉन्केव सरफेस भी हो सकता है ना। अब ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं। ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको कॉन्केव सरफेस भी दिखाई दे सकता है और कॉन्वेक्स भी। जैसे मान लीजिए ये आपका एक कर्व्ड सरफेस और ये पूरा इधर इस साइड राइट साइड ये पूरा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए म्यू 2 है, और इस साइड लेफ्ट हैंड साइड आप मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है ना। यहाँ दूसरा मीडियम है और फिर ये दूसरा मीडियम चालू हो गया, और ये जो इसकी सरफेस है बच्चों ये कर्व्ड है। अब मान लीजिए हम लेफ्ट साइड पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो ये जो कर्व्ड सरफेस है ये हमारे लिए कॉन्वेक्स हो गई, है ना। कॉन्वेक्स सरफेस हो गई। तो आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं इसके मिड पॉइंट से ऐसी लाइन खींचूं तो ये बच्चों आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। और ये जो पॉइंट है कर्व सरफेस का, जो मिड पॉइंट है, इसको हम बोल देते हैं पोल। तो इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया पी से, और हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रख देते हैं बच्चों, और इसकी इमेज देखते हैं कहाँ बनेगी। इस साइड देखने से तो आपका ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे ऐसे जाएगी, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए ये जो सरफेस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरा है म्यू 2, तो ये सरफेस इसके लिए कैसी हो गई बच्चों, कॉन्वेक्स सरफेस, है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये जो कर्व्ड सरफेस है ऑब्जेक्ट के लिए ये कॉन्वेक्स सरफेस है, कॉन्वेक्स सरफेस, है ना। अब इसके थ्रू रिफ्रैक्शन देखना है। अब रिफ्रैक्शन कैसा होगा, तो बच्चों इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, और आप जानते हो इमेज कैसे बनती है, जब हम क्या करते हैं, दो रिफ्रैक्टेड रेस को इंटरसेक्ट कराते हैं ना, तब इमेज बनती है। अभी तक जो हम रिफ्रैक्शन देखते हैं बच्चों, वो कौन सा रिफ्रैक्शन था, वो आपका प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन था, है ना। चाहे हमने स्लैब पढ़ा या फिर हमने प्रिज्म पढ़ा, स्लैब था, प्रिज्म था, ये सब कैसे सरफेसेस थे बच्चों, ये सब अपने फ्लैट सरफेसेस थे, प्लेन सरफेसेस थे, है ना। अब हम रिफ्रैक्शन देखेंगे कि कर्व्ड सरफेस में कैसा होगा। अब ये क्योंकि कर्व है, तो ये कर्व किसी ना किसी सर्कल का पार्ट है, स्फेयर का पार्ट है ना। स्फेरिकल सरफेस है ये, तो इसके एक रेडियस भी होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम मान लेते हैं कितना है बच्चों, आर। अब देखो, अगर ऑब्जेक्ट मैं अंदर रख देता, तो अंदर ऑब्जेक्ट रखने पर आपका अंदर से अगर आप देखोगे तो ये फिर आपको कॉनकेव सरफेस दिखाई देगा, है ना। इसलिए मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट जहां रखा है वहां से आप देखो, तो आपको उसी हिसाब से कर्व सरफेस लिखना है। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखने पर ये कॉन्वेक्स सरफेस दिख रहा है ना, बाहर निकला हुआ है कॉन्वेक्स, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉन्वेक्स सरफेस लिखा। और मैं यहाँ पे ये भी बोल रहा हूँ कि आपका जो म्यू 2 है इट इज ग्रेटर देन म्यू 1, यानी कि आपका म्यू 2 जो ग्रेटर देन म्यू 1 है, तो म्यू 2 हो गया आपका क्या बच्चों, डेंसर मीडियम, और म्यू 1 क्या हो गया बच्चों आपका, रेयरर मीडियम, है ना, क्योंकि म्यू 2 ग्रेटर देन म्यू 1 है। अब हम रे डायग्राम बनाएं और देखें कि इसकी इमेज कहाँ होगी। अच्छा, ये जो कर्व्ड सरफेस है इसका कोई सेंटर भी होगा, है ना, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। तो मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं, ये सी, हम बोल देते हैं सी इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर दिस कर्व्ड सरफेस, है ना। उसका एक सेंटर है, तो सी से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपको ये पता ही है कि जो पोल से सी तक की दूरी होगी बच्चों, वही तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, है ना। तो ये सब हमें आता है। और पोल से जो ऑब्जेक्ट तक की दूरी होगी बच्चों, वो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है यू, ये भी हम जानते हैं ना। और पोल से जो इमेज की दूरी होगी वो आपका इमेज डिस्टेंस हो जाएगा वी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इमेज देखते हैं कहाँ बनती है। अब देखिए, यहां से मान लीजिए ऐसे रे आई, तो ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, ऑब्जेक्ट से जो रे आई इंसिडेंट रे हो गई। एक रे तो आप बच्चों इसको मान लो जो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू रे आ रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू रे जो आ रही है वो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो रही है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल गिरती है ना। तो नॉर्मल जो होती है वो रिफ्रैक्शन नहीं करती, वो सीधी निकल जाती। तो ये रे ऐसे आई और ऐसे निकल गई सीधी सीधी, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, और रे के लिए नॉर्मल भी यही है। तो जो रे नॉर्मल के अलॉन्ग आता है, आपको पता है रिफ्रैक्शन उसमें नहीं होता है, वो सीधा निकल जाता है। तो एक रिफ्रैक्टेड रे तो ये हो गई। दूसरी हमने ये बनाई, इससे हम बना लेंगे। अब देखो बच्चों, ये इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है, इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है। तो अगर ये रे इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई है, तो यहाँ पे हमें पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बनाना पड़ेगा। और स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल बनाने का तरीका क्या है, किसी भी पॉइंट पर
ये भी आपको पता है स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल बनाने का तरीका है कि उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ दिया जाए, यानी इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को स्फेरिकल सरफेस में आप सेंटर से जोड़ दो, तो ये इस पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, नॉर्मल। अच्छा ये जो पॉइंट है इसको हम एम बोल देते हैं, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है वो हमारा एम हो गया, ठीक। तो ये आपको बात समझ में आई होगी, और ये हमारा नॉर्मल हो गया। तो ये क्या हो गया बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आई, दिस इज योर एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। तो आपको ये बात भी क्लियर होगी। अब देखिए हम और अगर आगे बढ़ें तो अब इसको क्या कर सकते हैं, देखो अब आपकी जो रे है वो कहां से कहां जा रही है बच्चों, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम। तो आप जानते हो कि जब रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाती है। और टुवर्ड्स द नॉर्मल का क्या मतलब है बच्चों, टुवर्ड्स द नॉर्मल का मतलब है कि आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आर होगा नॉर्मल से, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होगा। तो देखो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम है, तो ये भी हमारा बन गया। तो ये हमारी दूसरी रिफ्रैक्टेड रे है और ये हमारी पहली रिफ्रैक्टेड रे है। ये दोनों कहाँ पॉइंट मीट कर रही है बच्चों, देखो ये एक रिफ्रैक्टेड रे, ये एक रिफ्रैक्टेड रे, तो ये यहाँ मीट कर रही है। तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनेगी, क्योंकि दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज। तो ये हमारी इमेज बन गई, और जो इमेज की दूरी है पोल से वो हमारी इमेज डिस्टेंस होती है। ये भी आपको पता है बच्चों, v, हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। अब जैसे मिरर में क्या होता था बच्चों, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में रिलेशन होता था, वैसा ही रिलेशन यहाँ पर कर्व्ड सरफेस में किस किस के बीच में होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इमेज डिस्टेंस। अब वो रिलेशन क्या है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा इसमें, वो रिलेशन क्या है वो हमें निकालना है। तो देखिए हम कैसे निकालेंगे उसको, अगर आप ध्यान से देखें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हमें सबसे पहली चीज कर्व सरफेस में क्या निकालनी पड़ेगी, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड सरफेस, है ना, जो कर्व्ड सरफेस है। ठीक है, तो ये आपको रे डायग्राम क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप ध्यान से देखो बच्चों, जो ऑब्जेक्ट और प्रिंसिपल, इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का जो एंगल है उसको हम मान लेते हैं अल्फा, उसको हम क्या बोल देते हैं, अल्फा। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना है उसको हम बोल देते हैं बच्चों कितना, बीटा, है ना, उसको हमने बीटा एंगल मान लिया। और आपका जो रिफ्रैक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको हम बोल देते हैं गामा, है ना, ऐसे हम गामा मान लेते हैं। अच्छा यहाँ पे एक चीज और कर लेते हैं, यहां से हम लोग नीचे प्रिंसिपल एक्सिस से, एम पॉइंट से नीचे प्रिंसिपल एक्सिस से हम क्या कर लेते हैं बच्चों, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, और उसका पॉइंट है वो एन बोल देते हैं। ये एन का मतलब नॉर्मल था, और ये एक पॉइंट है जो एम से हमने प्रिंसिपल एक्सिस में परपेंडिकुलर डाला है। तो ये लाइन हो गई एम एन, है ना बच्चों, तो इसको आप याद रखना। तो ये याद रखोगे तो अपना काम बन जाएगा। तो आगे देखें अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे फर्दर। तो ये आपका एन हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया, हमने सारे वो ले लिए, है ना। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इनके बीच का हमें रिलेशन निकालना होगा बच्चों, तो यहाँ पे एक चीज मान के चलेंगे कि ये जो रेज है ना, ये पेरेक्सियल है। और पेरेक्सियल रेज मैंने आपको बताया है, द रेज विच आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो हमेशा याद रखेंगे कि हमने जब इनके बीच में रिलेशन बनाया है तो हमारा एजम्पशन क्या है, हमने क्या एजम्पशन मानते हुए इनमें रिलेशन निकाला है। तो हमारा एजम्पशन है कि रेज आर पेरेक्सियल। रेज आर पेरेक्सियल का क्या मतलब होता है बच्चों, रेज आर पेरेक्सियल का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं कि वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, मिरर वाले सेक्शन में बताया था आपको, वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर ये बहुत क्लोज होगा प्रिंसिपल एक्सिस के, जितना क्लोज होगा तो बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही कम होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी उतना ही कम होगा। तो हम बोल सकते हैं रेज आर पेरेक्सियल का मतलब हो गया, दूसरा मतलब हो गया कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वेरी वेरी स्मॉल, है ना बच्चों, आर वेरी वेरी स्मॉल। अब सोचो आप, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर वेरी वेरी स्मॉल है तो अल्फा, बीटा और गामा ये भी तो बहुत स्मॉल होंगे। तो हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट भी लिख सकते हैं कि अगर आई और आर इज वेरी वेरी स्मॉल, रेज आर पेरेक्सियल, देन अल्फा, बीटा एंड गामा आर ऑल्सो वेरी वेरी स्मॉल। तो ये भी बहुत स्मॉल ही होंगे, है ना।
क्योंकि जितना क्लोज ये रे होगा, आप सोचो अल्फा उतना ही छोटा होगा, बीटा भी उतना ही छोटा होगा, गामा भी उतना छोटा हो सकता है। ये आप विजुलाइज कर सकते हो आसानी से। उसके बाद ध्यान से देखो, जब रेस पैरेक्सियल होंगे ना, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो रे है, ये बहुत क्लोज होगा ना प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये एम उतना ही पास खिसकेगा। कितने? किसके बच्चों? पी के, पोल के। तो आप सोचो, अगर उतना ही पास एम खिसकेगा तो एन भी किसके पास खिसकेगा? पी के पास। तो ये जो एनपी वाला पॉइंट है, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। यानी जहां जहां एन आ रहा है, वहां वहां हम पी ले सकते हैं, अगर ये पैरेक्सियल रेज है ना। तो हम यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो आपका एनपी है, तो एनपी इज नेग्लिजिबल, है ना बच्चों, नेग्लिजिबल। तो ये भी आप लिख लोगे। यानी कि हमने रिलेशन यू वी और आर में रिलेशन निकालने के लिए अजम्पशन माना कि रेज आर पैरेक्सियल, और जैसे ही हमने अजम्पशन माना कि रेस पैरेक्सियल होनी चाहिए, वैसे ही ऑटोमेटिकली आई और आर स्मॉल हो जाएंगे, तो अल्फा बीटा गामा भी स्मॉल हो जाएंगे, और एनपी जो होगा बच्चों नेग्लिजिबल होगा। यानी कि आने वाले समय में जहां जहां एन आएगा, वहां वहां हम पी लिख सकते हैं, क्योंकि एनपी की जो दूरी है वो तो नेग्लिजिबल है। ठीक है, तो आपको ये बात भी क्लियर होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? देखो ध्यान से, अगर आप ट्राइंगल देखें ना, ओ एम सी, अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखें, ओ सी एम या ओ एम सी बोल दो आप, तो इसमें देखो आप, इन ट्राइंगल ओ एम सी, देखो ये वाला ट्राइंगल, ये ओ एम सी, ये वाला ट्राइंगल, ये पूरा ट्राइंगल, इस पूरे ट्राइंगल में देखो बच्चों, इस ट्राइंगल में बीटा और अल्फा ये इंटीरियर एंगल है, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस साइज जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। और आपने ट्राइंगल्स की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो देखो ओ एम सी में हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूं, इन ट्राइंगल ओ एम सी बाई एक्सटीरियर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप क्या लिख सकते हो? आई इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। आपने अल्फा को, आई को क्या लिख लिया बच्चों? ये आई एक्सटीरियर एंगल है, देखो इस ट्राइंगल के लिए, ओएमसी के लिए, और इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या है? अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी अच्छे से, है ना। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई अपने पास। फिर हम ट्राइंगल देखें ओ एम आई, देखो ये वाला ट्राइंगल ओ एम आई, अच्छा ओ एम आई नहीं देखो आप, तो ये वाला देखो आई एम सी, ये वाला ट्राइंगल देखो बच्चों, आई एम सी, ये ट्राइंगल आई एम सी। इस ट्राइंगल में देखो जो आपका बीटा है वो एक्सटीरियर एंगल है। इस ट्राइंगल में आप देखो आई एम सी, आई एम सी, इस ट्राइंगल में देखो बीटा एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट दो एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और गामा। तो बीटा किसके बराबर है बच्चों? आर प्लस गामा के बराबर है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल आई एम सी, आई एम सी, ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें आप लिख सकते हो बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, है ना, ऐसा हम लिख लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो आपको मिलेगा कितना बच्चों? एक्सटीरियर एंगल है बीटा, बीटा इज इक्वल्स टू आर प्लस गामा, तो आर प्लस गामा, तो ये आपको मिल गया। तो यहाँ से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिल जाएगा बच्चों, गामा को उधर ले आओ, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या मिल गया? बीटा माइनस गामा। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास इक्वेशन 1 में आई की वैल्यू आ गई, और इक्वेशन 2 में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर की वैल्यू आ गई, अल्फा बीटा गामा के टर्म्स में, है ना बच्चों। अब हम क्या करेंगे, तो कर्व्ड सरफेस है ना, रिफ्रैक्शन हो रहा है, और रिफ्रैक्शन हो रहा है तो हम स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं बाई स्नेल्स लॉ, बाई स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ अगर हम लगाएं तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? देखो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों? μ1। तो μ1 इंटू साइन, μ1 में कितना एंगल बन रहा है बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज इक्वल्स टू μ2 इंटू उसमें कितना एंगल बन रहा है बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। लेकिन हमने तो ये बोला कि ये पैरेक्सियल रेस के लिए हम ड्राइव कर रहे हैं, तो I और R जो है वो वेरी वेरी स्मॉल है, तो साइन I कैन बी रिटन एज I एंड साइन R कैन बी रिटन एज R, है ना, ये आपको पता है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। तो हम इसको लिख सकते हैं μ1 इंटू I इज इक्वल्स टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, क्योंकि स्मॉल एंगल है तो साइन आई के बराबर है, साइन आर के बराबर है, μ2 इंटू आर, है ना बच्चों।
अब जैसे ही आपके पास आ गया म्यू1 इंटू आई इक्वल्स टू म्यू2 इंटू आर, तो आई की वैल्यू आपको देखो इक्वेशन 1 से उठा के यहाँ पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए म्यू1 आई की वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, और म्यू2 आपके पास आर की वैल्यू है कितना बच्चों, बीटा माइनस गामा। तो आपने ये वैल्यू पुट कर दी। अब आप चाहो तो ब्रैकेट ओपन कर लो, तो ये आ जाएगा म्यू1 इंटू अल्फा प्लस म्यू1 इंटू बीटा इज इक्वल्स टू म्यू2 इंटू बीटा माइनस म्यू2 इंटू गामा, है ना, ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, देखो बच्चों इधर, है ना, इधर हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए जब आप इधर सॉल्व करोगे इनको तो क्या मिलेगा आपको, देखिए आप यहां से क्या कर सकते हो, म्यू1 इंटू अल्फा, और ये आपका क्या है बच्चों, म्यू2 इंटू बीटा। इसको आप एक काम करें कि ट्रांसफर कर लें, है ना, बीटा बीटा को एक साइड ले लें और अल्फा और गामा वाले को एक साइड ले लें। तो देखिए बच्चों जैसा मैंने आपको कहा कि इसको आप लोग ट्रांसफर कर लो, बीटा बीटा को एक साइड ले आते हैं हम और अल्फा और गामा को इस साइड ले आते हैं। तो आप ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ से देखें तो भाई ये म्यू2 इंटू गामा यहाँ माइनस है, इसको आप एलएचएस में ले जाओ तो प्लस में हो जाएगा, है ना। तो ये एलएचएस में आके म्यू2 इंटू गामा, और यहाँ पे म्यू1 अल्फा जो है वो प्लस में ही है, तो प्लस म्यू1 इंटू अल्फा इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे म्यू2 बीटा है और म्यू1 बीटा यहाँ से लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो बीटा कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू बीटा, है ना। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आप लोग को याद रखना है। अब देखो ये अल्फा बीटा और गामा ये तीनों कैसे हैं भैया, स्मॉल एंगल है, क्योंकि ये वेरी वेरी स्मॉल है, स्मॉल एंगल है। तो आप इनको चाहो तो अगर आपका थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल है तो थीटा को आप अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हो बच्चों, टेन थीटा, या साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, थीटा को आप टेन थीटा लिख सकते हो। तो जो ये आपका अल्फा बीटा गामा है बच्चों, इसको भी आप क्या लिख सकते हो, टेन के फॉर्म में लिख सकते हो ना। तो आपका यहाँ पे गामा जो हो गया तो आप इसको लिख सकते हो म्यू2 इंटू टेन गामा प्लस म्यू1 इंटू टेन अल्फा इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू टेन बीटा, है ना, हम ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया। उसके बाद आप ध्यान से देखो तो ये वाला ट्राइंगल देखो ओ एम एन, इस ट्राइंगल से अगर आप टेन अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, या सबसे पहले आप टेन गामा की वैल्यू देखो एम एन आई से, तो यहां से आप अगर टेन गामा की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब एम एन अपॉन एन आई, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों म्यू2 इज इक्वल्स टू एम एन अपॉन कितना बच्चों, एन आई, है ना। फिर हम प्लस करते हैं म्यू1 और टेन अल्फा की वैल्यू बच्चों इस ट्राइंगल से देखो ओ एम एन से, तो ये परपेंडिकुलर हो गया कितना बच्चों, एम एन अपॉन कितना बच्चों, ओ एन, एम एन अपॉन ओ एन, है ना। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। उसके बाद आप ध्यान से देखो इक्वल्स टू आरएचएस में क्या बचा, म्यू2 माइनस म्यू1 इंटू टेन बीटा देखो एमएनसी से टेन बीटा देखो एम एन अपॉन एनसी, तो एम एन अपॉन एनसी, तो देखो तीनों जगह से एम एन कॉमन आएगा और ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट कैंसल आउट करके लिख दिया है। अब आप एक बात बताएं बच्चों कि आपका एनपी जो था वो नेग्लिजिबल है, तो जहां एन है वहां पे आप पी भी लिख सकते हो, क्योंकि ये डिस्टेंस एनपी डिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि रेस पैरेक्सियल है। तो आप जहां जहां एन है वहां वहां पी भी लिख सकते हो, तो हम वैसा लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा म्यू2 अपॉन एन की जगह पी लिख लें तो ये हो जाएगा पी आई, है ना बच्चों। और उसके बाद फिर प्लस म्यू1 अपॉन ओ एन, तो ओपी इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन एनसी, एन की जगह हम पी कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों पीसी। तो ये आपका आ गया, है ना। उसके बाद हमें क्या करना है, साइन कन्वेंशन का यूज करना है। अब साइन कन्वेंशन क्या है, तो साइन कन्वेंशन वैसा ही है जैसा हमने कहां पे माना हुआ था बच्चों, जैसा हमने आपका मिरर में माना था, मतलब जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जाए वो डायरेक्शन पॉजिटिव मान लो। इधर देखो इस वाले केस में राइट साइड आपका पॉजिटिव डायरेक्शन होगा, क्योंकि राइट साइड की डायरेक्शन में इंसिडेंट रे, तो लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में क्या होगा बच्चों, नेगेटिव। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस क्या मानना है, पॉजिटिव। बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस क्या मानना है, नेगेटिव, है ना। वैसा ही साइन कन्वेंशन,
जैसा आप लोगों ने कहा सीखा है मिरर में, आपको किसको ओरिजिन मानना है, पोल को, और सारी डिस्टेंसेस, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट है तो टेक दैट डिस्टेंस पॉजिटिव, अगर इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है तो टेक दैट डिस्टेंस इज नेगेटिव। अबव द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट को आप पॉजिटिव लोगे, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट को आप नेगेटिव लोगे, है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है, साइन कन्वेंशन वैसा ही है जैसा हमने कहाँ पढ़ा था बच्चों, मिरर में, है ना। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं और अब साइन कन्वेंशन अप्लाई करते हैं। तो हम लिखेंगे बाई टेकिंग साइन कन्वेंशन, बाई टेकिंग साइन कन्वेंशन। तो अगर आप साइन कन्वेंशन लोगे तो देखो क्या होगा, पी आई, पी आई बच्चों क्या है, पी आई इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, वी वी वी। और देखो बच्चों पी से इमेज के लिए आपको राइट चलना पड़ेगा, राइट, राइट की डायरेक्शन को क्या माना है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पॉजिटिव, इसलिए आप यहाँ पे प्लस वी लिखेंगे, पी आई मतलब प्लस वी। प्लस क्यों लिया, साइन कन्वेंशन, वो आपको समझ में आया होगा, है ना। फिर ओपी देखो, ओपी, तो ओपी अगर आप देखेंगे तो ओपी इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब पोल से ओ की तरफ कैसे जाना पड़ेगा बच्चों, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, यानी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इसलिए आप इसको माइनस यू लेंगे, ओपी इज माइनस यू। और पीसी, पीसी देखो, पी से सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर है यार, पी से सी तक, और इसके लिए आप पोल से सी के लिए कहां जा रहे हो बच्चों, राइट की तरफ, यानी कि पॉजिटिव। तो पीसी हो गया आपका प्लस आर, प्लस रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। अब ये सारी वैल्यूज आप ऊपर डालो तो आपको रिलेशन आता हुआ दिख जाएगा, किसमें बच्चों, वी यू और आर विथ म्यू वन एंड म्यू टू। तो हम जल्दी से लिखते हैं, तो आपका हो गया म्यू टू अपॉन पी आई, पी आई है प्लस वी, फिर आपका म्यू वन अपॉन आपका ओपी माइनस यू है तो माइनस हम बीच में लिख लेते हैं, तो माइनस यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन पीसी, पीसी के वैल्यू है प्लस आर। तो देखो बच्चों ये आपका फॉर्मूला बन गया, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आप इस फॉर्मूले को आपको हमेशा याद रखना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। और इसी से ही कर्व्ड रिफ्रैक्शन के, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस के आपको क्वेश्चन बन पाएंगे, नहीं तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, है ना। तो फॉर्मूला याद रखेंगे क्या है, म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल्स टू म्यू टू अपॉन म्यू वन अपॉन म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, तो इसको अच्छे से याद रखना। अब बच्चों ये जो फॉर्मूला है, ये मैंने जो केस लिया है, ये केस तब है जब आपका जो सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, वो कॉन्वेक्स सरफेस है और रे कहां से जा रही है बच्चों, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम। अब ऐसा भी हो सकता था कि ये कॉन्वेक्स सरफेस होता और म्यू वन ग्रेटर देन म्यू टू होता, तो फिर ये म्यू वन डेंसर मीडियम होता और ये रेयरर मीडियम होता, तब आपका जो फॉर्मूला बनता तब भी यही आता। अगर साइन कन्वेंशन लगा के आप फॉर्मूला करते तो आप उसको दूसरे तरीके से ही प्रूफ कर सकते हो। पहले मैंने किसके लिए प्रूफ किया है, जब रे कहां से कहां जा रही है बच्चों, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम। फिर आप इसको प्रूफ कर सकते थे जब म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू टू है ना, तो डेंसर से रेयर जाएगी, तो भी यही प्रूफ करने के बाद यही आंसर आएगा। आपको किताबों में दिया रहता है, आप देख सकते हैं, तो वैसे भी प्रूफ कर सकते हो आप प्रैक्टिस करना, जैसे ट्राइंगल्स मैंने लिए हैं वैसे ही ट्राइंगल्स लेना, रे डायग्राम अच्छे से बनाना और आप आंसर निकालना, तो आपका यही रिलेशन आएगा। उसके बाद फिर मैं आपसे बोलूं कि भाई आपका दूसरा जो सरफेस है वो कॉनकेव सरफेस हो सकता है, कैसा सरफेस, कॉनकेव। कॉनकेव में भी आप क्या कर सकते हो, एक बार रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम और एक बार डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम, तो ऐसे आपके चार केसेस बन जाते हैं। एक बार कॉन्वेक्स सरफेस, और कॉन्वेक्स सरफेस में दो केसेस, रेयर से डेंसर और डेंसर से रेयर। फिर दूसरा कॉन्वेक्स कॉनकेव सरफेस, और कॉनकेव सरफेस में भी दो केसेस, रेयर से डेंसर और डेंसर से रेयर। तो आप चारों केसेस के लिए अगर आप सॉल्व करोगे तो चारों केसेस के लिए आपका जो रिलेशन आएगा यू वी और आर में, वो रिलेशन यही आएगा आफ्टर अप्लाइंग साइन कन्वेंशन। तो आप चाहें तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो एक केस मैंने आपको बता दिया है, आप तीन और केसेस को सॉल्व करोगे तो आपको यही आएगा। और अगर आप डाउट हो तो आप किताबों में देख लेना, रिफ्रेशर्स में देख लेना, आपको वहां पर मिल जाएगा, है ना बच्चों। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आया होगा, डेरिवेशन कैसे किया हमने ये समझ में आया होगा। फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये फॉर्मूले की कुछ खास बातें हैं बच्चों, क्या क्या खास बातें हैं। पहली बात तो ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए वैलिड है, पैरेक्सियल रेस के लिए। दूसरी खास बात, इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, वो उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें इंसिडेंट रे है, मतलब जहां से रे आ रही है,
मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इंसिडेंट रे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और रिफ्रैक्शन होने के बाद जहां पे रे जा रही है रिफ्लेक्टेड रे, वो वाला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। तो ये याद रखना है, μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेयर रिफ्रैक्टेड रे गोस, एंड μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम फ्रॉम वेयर रे कम्स, या फ्रॉम इंसिडेंट रे कम्स, है ना। तो इस बात को याद रखना, μ1 उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से रे आ रही है, और μ2 उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से रे जा रही है। उसके बाद आप एक बात और याद रखेंगे कि इसमें आपका जो UVR है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन लगा के ये आंसर लाया है, तो जब आप सॉल्व करोगे तो वापस से साइन कन्वेंशन लगाओगे, तो उससे क्या होगा कि जिस केस के लिए आप सॉल्व कर रहे हो वो केस बन जाएगा, है ना। तो आपको जब आंसर निकालना है और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आप UVR को साइन कन्वेंशन के साथ रखोगे, तो आंसर भी किसके साथ मिलेगा बच्चों, साइन के साथ। तो इन बातों का आपको ध्यान देना है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट में, जल्दी जल्दी से इसको आप लोग याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ दिस फॉर्मूला, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर पैरेक्सियल रेज। ये फॉर्मूला सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है बच्चों, पैरेक्सियल रेज के लिए, जैसा हमने अजम्पशन माना हुआ था। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इस फॉर्मूले से रिलेटेड वो क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपको मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे μ2 है, μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेयर रे गोस, जहां पे रे जा रही है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टेड रे जहां जा रही है वहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड μ1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम वेयर रे कम्स, जहां से इंसिडेंट रे आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप क्या लोगे बच्चों, μ1, और जहां जा रही है रिफ्लेक्टेड रे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोगे μ2। मतलब जो रिफ्रैक्टेड रे का मीडियम होगा उसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और जो इंसिडेंट रे का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपका μ1 है। तो ये बात आप याद रखेंगे। और तीसरा आपको ये याद रखना है कि पुट द वैल्यूज ऑफ U, V एंड R, जो तीनों की वैल्यूज है बच्चों U, V एंड R विथ साइन कन्वेंशन। तो याद रखेंगे कि आपको जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो उसमें जो U, V, R की वैल्यू आप पुट करोगे, जो भी पूछा गया है या जो दिया गया है और जो निकालना है वो सब साइन कन्वेंशन के साथ होगा, है ना। तो आपका आंसर भी किसके साथ आएगा बच्चों, साइन कन्वेंशन के साथ। तो आई होप आपको ये बात क्लियर है। और ये जो फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन का, ये भी आपको क्लियर होगा, है ना। अब इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, वो न्यूमेरिकल्स मैं आपको 1 बाय 1 कराता हूं। अब आप एक ध्यान रखना कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला सिर्फ इस केस के लिए वैलिड नहीं होता है, ये फॉर्मूला हर केसेस के लिए वैलिड है। जैसे मैंने आपको 4 केस बताए, तो 4 केसेस के लिए आप चाहें तो खुद से होमवर्क में प्रयास करें, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको सीखने को भी मिलेगा, है ना। बाकी फॉर्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला याद रखना है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे ये भी याद रखना, और कब कब लगेगा ये भी याद रखना है ना बच्चों। तो अब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा, है ना, फॉर्मूला को डिराइव किया। अब फॉर्मूला डेरिवेशन के बाद अब उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करते हैं ना। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो उसको ज्यादा अच्छे से अप्लाई करना सीख पाएंगे। तो जैसे आपके सामने पहला न्यूमेरिकल है वो मैं आपको बता दूं, इस तरीके से आपकी कॉनकेव कॉन्वेक्स सरफेस है। देखिए कॉन्वेक्स सरफेस है, और इधर मीडियम के इस साइड कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों, 1.5 है, और यहाँ एयर है। एयर का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया, है ना। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, ये तो अपन को पता ही है। अब आप ध्यान से देखो तो ये ऑब्जेक्ट रखा है, और ये इस पोल से कितनी दूरी पर रखा है ऑब्जेक्ट बच्चों, 100 सेंटीमीटर, और इस कर्व्ड सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो आपको r इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना बच्चों।
अब हम क्या करेंगे भाई, हमारी रे ऐसे आएगी और इस मीडियम में रिफ्रैक्ट होगी, तो जिस मीडियम में रिफ्रैक्ट होगी वो हमारे लिए म्यू2 होता है, मैंने अभी आपको फॉर्मूले में सिखाया। और जिस मीडियम से में इंसिडेंट रे आ रही है, जिस मीडियम से इंसिडेंट रे आ रही है वो अपना म्यू1 होता है, ये भी मैं आपको सिखा चुका हूँ, है ना। तो म्यू1 आपका 1 हो गया, म्यू2 आपका 1.5 हो गया, और आर जो है वो 20 सेंटीमीटर हो गया। अब इनको हमें साइन के साथ रखना है, साइन के साथ, है ना। तो अब हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें सॉल्यूशन में आप ध्यान से देखो तो u की वैल्यू कितनी लोगे बच्चों, देखो पोल से ऑब्जेक्ट के लिए आप पीछे जाओगे, और क्योंकि राइट साइड इंसिडेंट रे है तो राइट की डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव, तो पोल से ऑब्जेक्ट के लिए आप लेफ्ट जा रहे हो, तो u जो होगा वो नेगेटिव होगा, तो -100 लिखेंगे। r जो है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, तो इसका रेडियस आप राइट साइड जा रहे हो, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो r आप +20 लिखोगे ना बच्चों, +20 सेंटीमीटर। तो -100 सेंटीमीटर और +20 सेंटीमीटर, हमने साइन कन्वेंशन भी अप्लाई कर लिया। अब हमें इमेज डिस्टेंस पूछा है, फाइंड द इमेज डिस्टेंस, मतलब हमें v निकालना है बच्चों, क्या निकालना है, v। तो वो भी हम निकाल लेते हैं जल्दी से v। तो हमें फॉर्मूला तो पता ही है, हमने अभी देखा, क्या फॉर्मूला था बच्चों, म्यू2 अपॉन v माइनस म्यू1 अपॉन u इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r, है ना। यही फॉर्मूला हमने सीखा है कर्व्ड रिफ्लेक्शन में। तो इसको अप्लाई करते हैं, देखो सारी वैल्यूज आप यहाँ पे उठा के पुट कर दो जो अभी तक आपने निकाली है ना, u की वैल्यू, r की वैल्यू, तो v की वैल्यू मिल जाएगी। म्यू2 कितना है बच्चों, देखो 1.5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.5 डिवाइड बाई v माइनस म्यू1, म्यू1 1 है बच्चों, और अपॉन -100, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, इज इक्वल्स टू म्यू2 मतलब 1.5 माइनस म्यू1 मतलब 1 अपॉन r, और r की वैल्यू बच्चों कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो ये हमने सॉल्व कर दिया, है ना। अब एक काम करें, आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे आप, तो इसको उधर ले जाओ, तो देखो 1.5 को आप लिख सकते हो 3/2, 3/2 मैंने इसलिए लिख लिया ताकि आसानी सॉल्व हो जाए, और 1/100 को आप उधर ले जाओ। तो ध्यान से देखो आप, यहाँ से क्या आएगा बच्चों, 1.5 माइनस 1, तो ये 0.5 होगा, 0.5 को आप 1/2 लिख सकते हो, मतलब 1/40 हो जाएगा, 1/2 इंटू 20, तो 1/40, और ये उधर जाएगा तो -1/100, है ना, ये हो जाएगा। फिर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे इसको, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे अपन को एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इसका एलसीएम लोगे तो आप 200 आएगा एलसीएम, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, और ये 3/2 भी तो था ही, और इसको सॉल्व करोगे तो 5 - 2 3 होता है, तो 3/200, है ना। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2v इज इक्वल्स टू कितना बचा, 3/200, तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, तो यहाँ पे ये आएगा 100, 2 से 200 कैंसिल होगा तो 100 आएगा, और फिर आप रेसिप्रोकल कर दो तो v की वैल्यू आ जाएगी +100, +100 का मतलब कि आपकी जो इमेज है बच्चों वो कहाँ बनी है, राइट साइड पे बनी है, ये आपकी इमेज बनी है, और पोल से कितनी दूरी पे बनी है, तो 100 मीटर पे बनी है। तो आपका रे डायग्राम ऐसा हो जाएगा, ये रे यहाँ से इमेज से पास हो जाएगी। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और आपको फॉर्मूले कैसे अप्लाई करना है ये भी समझ में आया होगा, है ना। अब और क्वेश्चन करते हैं, देखो आप, जैसे ये सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इसमें क्या है, जैसे अभी तो बच्चों हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो रियल था, अब मान लीजिए जो इंसिडेंट रेस है वो कन्वर्जिंग है, और कन्वर्जिंग इंसिडेंट रहती है तो आपको पता है कि वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है ना। तो मान लीजिए इस तरीके से कन्वर्जिंग इंसिडेंट रे थी, उनकी वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रहा था बच्चों, 60 सेंटीमीटर पे। अब क्योंकि लेफ्ट टू राइट है इंसिडेंट रे, तो ये डायरेक्शन कैसी हो गई बच्चों, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो फिर से हम वैल्यूज सारी लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे आपकी इंसिडेंट रे एयर में है, तो हमारा म्यू1 कितना हो गया बच्चों, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, और रिफ्रैक्ट कहाँ पे होगा, रिफ्रैक्शन कहाँ पे होगा, म्यू मतलब इस साइड राइट साइड वाले मीडियम में, म्यू2 में, तो म्यू2 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 2, तो म्यू1 और म्यू2 हमें मिल गया। आर जो है, देखो अब ये कॉनकेव सरफेस है ना बच्चों, देखो इंसिडेंट रे के लिए ये कैसा सरफेस है बच्चों, कॉनकेव, कॉनकेव, तो कॉनकेव सरफेस है, तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा, मतलब रेडियस के लिए आप पीछे जाओगे, पीछे, तो एलएचएस में जाओगे, लेफ्ट हैंड साइड में जाओगे, तो आर की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगा, तो आर हो गया आपका -20 सेंटीमीटर, है ना। और वी जो है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वो कहाँ पर होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि वो राइट साइड पे ही है। तो ये आपका हो गया v इज इक्वल्स टू +60 सेंटीमीटर।
सॉरी u इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू प्लस 60 सेंटीमीटर। अब हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं, है ना। हमारे पास फॉर्मूला तो है ही बच्चों, क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था, म्यू2 अपॉन v माइनस म्यू1 अपॉन u इज इक्वल्स टू 1 म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r, है ना। यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, तो देखो हमें पोजीशन ऑफ इमेज चाहिए, तो v निकालना है, यहाँ पे भी हमें v निकालना है, इमेज की पोजीशन क्या है। तो फाइंड आउट करते हैं हम लोग, वैल्यूज पुट करो, म्यू2 क्या है, 2 है, तो 2 अपॉन v माइनस म्यू1, म्यू1 कितना है बच्चों 1 बाई u की वैल्यू है बच्चों कितनी 60 इज इक्वल्स टू म्यू2 2 माइनस म्यू1, तो 1 अपॉन r की वैल्यू कितनी है बच्चों -20 है ना, तो मैंने -20 लिख दिया। अब इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा, तो आप देखो क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 2 बाई वी, ये 1/60 को -1/60 को आप RHS में ले जाओ तो प्लस हो जाएगा ना, तो 1/60 प्लस में हो जाएगा, और ये 2 माइनस 1 1, लेकिन माइनस साइन है तो माइनस साइन आ जाएगा, और 1/20 आ जाएगा, है ना। अब आपको इसका एलसीएम लेना है, तो 20 और 60 का अगर आप एलसीएम लोगे, ये हो जाएगा 2/v, तो ये तो आपका 60 ही आएगा, ये तो आपको पता है। और यहाँ पे देखोगे तो ये 1 रहेगा, है ना, और यहाँ पे देखोगे आप तो -3 हो जाएगा, है ना, तो 1 माइनस 3 अपॉन 60, और ये 2 अपॉन v, तो आप देखो क्या आ जाएगा बच्चों 2 अपॉन v इज इक्वल्स टू -2 अपॉन 60, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी, इसका रेसिप्रोकल कर दो -60 सेंटीमीटर, तो v की वैल्यू आ गई आपकी कितनी -60 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब कहाँ इमेज बन रही है बच्चों, LHS में कि RHS में, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसकी जो इमेज है वो आपका LHS में बन रहा है ना, माइनस का मतलब पीछे, तो यहाँ पे इमेज बनी, तो इसका मतलब जो आपकी रिफ्रैक्शन के बाद रे है वो ऐसे हो गई होगी, भाई ऐसे आई होगी और ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई होगी, वैसे यहाँ पे ऐसे आई होगी और ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई, ताकि इमेज आपकी पीछे बने, कितनी पीछे बने, तो 60 सेंटीमीटर पीछे बने, है ना। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे। तो देखिए बच्चों, हमने अभी तक ये 2 सवाल सॉल्व किए, इसमें अगर आप ध्यान दें तो एक और खास बात आपको नोट करने को आएगी कि देखो पहले सवाल में आपका जो v था, मतलब इमेज डिस्टेंस था, वो पॉजिटिव आया। जब आपका v पॉजिटिव आया था तो बच्चों ये कैसी इमेज है, आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन हो रहा है रेस का, तो ये रियल इमेज थी। और जबकि यहाँ पे आप देखो आपका v नेगेटिव आया, तो यहाँ पे कैसी इमेज बनी है बच्चों, वर्चुअल, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है, ये रेस तो ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई ना, तो हमने उसको पीछे एक्सटेंड किया है, तो इमेज तक आ रहा है ना। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कर्व्ड रिफ्रैक्शन में जब आपका रियल इमेज बनता है तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और वर्चुअल इमेज बनती है तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। जबकि जब आपने मिरर्स पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर्स, तो उसमें उल्टा होता था, v नेगेटिव आता था तो रियल इमेज होती थी, और v पॉजिटिव आता था तो वर्चुअल होती थी। यहाँ पे उल्टा है, और ये चीज लेंस में भी कंटिन्यू होगा। वहां पे जब लेंस में आप पढ़ेंगे तो v जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, तो मतलब रियल इमेज बन रही होगी, और v नेगेटिव आएगा तो मतलब आपका वर्चुअल इमेज होता है। ये मिरर और लेंसेज में या कर्व्ड सरफेस में अंतर होता है, तो इस अंतर को ध्यान रखेंगे आप, नहीं तो आप लोग ऐसा ना सोचने लगे कि हमने पहले पढ़ा था कि ये पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल है, लेकिन यहाँ रियल बन रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, ये अंतर होता है मिरर्स में और कर्व्ड सरफेसेस में, रिफ्रैक्शन में, और बाद में ये लेंसेज में भी अंतर आएगा, है ना। तो इस बात का आप खास तौर पे ध्यान दें। तो कर्व्ड सरफेसेस में पॉजिटिव v का मतलब होता है रियल इमेज, और नेगेटिव v का मतलब होता है वर्चुअल इमेज, है ना। तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। तो देखिए बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो क्या कह रहा है आपको मैं बता दूं, तो ये बोला गया है कि ये आपका ग्लास स्फीयर है, ग्लास स्फीयर, ग्लास स्फीयर। उसके बाद आप ध्यान से देखो तो इस ग्लास स्फीयर के इस एज से जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो कितनी दूरी पर रखा गया बच्चों, 30 सेंटीमीटर। ग्लास स्फीयर जो है वो आपका उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया गया है, और सराउंडिंग मीडियम के बारे में कुछ नहीं दिया गया, तो हम बोल सकते हैं कि सराउंडिंग मीडियम बच्चों एयर है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों, μ1 है। और उसके बाद फिर आप देखो फाइंड द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, तो आपको फाइनल इमेज की पोजीशन पता नहीं है, फाइनल इमेज, है ना। तो देखो फाइनल इमेज का मतलब क्या है कि एक बार रे ऐसे आएगी तो इस वाले कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, फिर जब रे बाहर जाएगी फिर से वो ग्लास के अंदर से बाहर जाना चाहेगी, तो दोबारा रिफ्रैक्शन होगा।
तो फिर इमेज कहीं और बनेगी। तो इस सरफेस के लिए जो इमेज होगा वो इस सरफेस के लिए क्या होगी बच्चों, ऑब्जेक्ट। ये हम पहले से करते आ रहे हैं ना, अभी हम सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें और आपको क्लियर होगा। तो हमें दो रिफ्रैक्शन के बाद फाइनल इमेज चाहिए, फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज। तो देखो अब हम कैसे निकालेंगे फाइनल पोजीशन ऑफ इमेज। तो सबसे पहले हमें इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन कराना होगा, और इसका रेडियस दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर है ना, तो टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं। तो यहाँ से हमने रे डाली, ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई। इंसिडेंट रे राइट की तरफ जा रहा है तो राइट की डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव मान लेंगे। ये वाली चीज हमारे लिए पोल हो गया है ना बच्चों, जब फर्स्ट रिफ्रैक्शन हो रहा है तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन, और सबसे पहले जो पहला रिफ्रैक्शन हो रहा है कर्व सरफेस पे उस पे ध्यान देते हैं ना। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, अभी हम पहले रिफ्रैक्शन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन है ना। अब ध्यान से देखो तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए इंसिडेंट रे कहाँ है बच्चों, एयर में। तो फर्स्ट रिफ्रैक्शन के लिए अपनी म्यू 1 की वैल्यू जहाँ इंसिडेंट रे है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 1। फिर म्यू 2 की वैल्यू, क्योंकि इसके बाद एंटर करेगी रिफ्रैक्शन होगा किसमें बच्चों, ग्लास स्फीयर में, तो म्यू 2 की वैल्यू हो गई 1.5, जहाँ रिफ्रैक्टेड रे है तो वो आपका म्यू 2 हो गया। उसके बाद आप ध्यान से देखो तो यू की वैल्यू, राइट की साइड पॉजिटिव है लेकिन पोल से हमें पीछे जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट के लिए, तो यू की वैल्यू हो जाएगी -30 सेंटीमीटर। और आर, क्योंकि बच्चों ये कैसा सरफेस है, अगर इधर से देखा जाए तो कॉन्वेक्स सरफेस है, तो इसके लिए जो आर होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि पोल से हमें राइट की तरफ जाना पड़ेगा। तो आर हो जाएगा +10 सेंटीमीटर। अब क्या है, हमें फॉर्मूला तो आता ही है बच्चों, फॉर्मूला लगा लेते हैं। फॉर्मूला क्या सीखा हमने, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r, है ना। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे हम अप्लाई कर दें तो μ2 की वैल्यू है 1.5v, 1.5/v माइनस μ1 1/u, u की वैल्यू -30 सेंटीमीटर, तो ये प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू μ2 1.5 माइनस 1/r, r की वैल्यू बच्चों कितनी है, 10 सेंटीमीटर, है ना। अब इस इक्वेशन को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तो आप इसको सॉल्व करिए, और जब आप इसको सॉल्व करके निकालेंगे, आंसर निकालेंगे, तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आपको v मिलेगा कितना बच्चों, 90 सेंटीमीटर, है ना। सॉल्व कर लेना, सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है ना। ये 0.5 हो जाएगा तो ये 1/20 हो जाएगा, 1/30 को इधर लाना तो माइनस में हो जाएगा, फिर एलसीएम ले लेना और 1.5 को 3/2 ले लेना, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और उसके बाद आप सॉल्व कर लेना तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको कितना आंसर मिलेगा बच्चों, 90 सेंटीमीटर, है ना। इसका मतलब इस पोल से, इस जगह से जो हमारी पहली इमेज बनी पहले रिफ्रैक्शन की वजह से, अगर ये दूसरा सरफेस नहीं होता तो पहली रिफ्रैक्शन की वजह से कितनी दूरी पे हमें इमेज मिलती बच्चों, ये इमेज हम बोल देते हैं I1, ये फाइनल इमेज नहीं है। ये तो अगर ये पूरा सरफेस आपका क्या होता, म्यू होता, मतलब 1.5 होता, तो इमेज यहाँ बननी होती, लेकिन अब दूसरे रिफ्रैक्शन के बाद और रिफ्रैक्ट हो जाएगी रे, तो फाइनल इमेज कहीं और बनेगी। तो क्योंकि इसको अपन बना रहे हैं तो इसको ऐसे बना लेते हैं। तो ये जो रे है ये रिफ्रैक्शन के बाद आपकी ऐसे जानी थी, और ये कहाँ पे जाके मीट करनी थी, अगर ये पूरा μ2 होता 1.5 होता तो ये 90 सेंटीमीटर, है ना। ये टोटल जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 90 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आपका सेकंड रिफ्रैक्शन हो रहा है ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सेकंड रिफ्रैक्शन। तो आप देखो सेकंड रिफ्रैक्शन जो हो रहा है उस पे पोल तो अब आपका ये हो गया, ये पोल हो गया, और इस पोल से इस ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये तो इंसिडेंट रे हो गई ना इसके लिए, तो इसके लिए इस सरफेस की जो इमेज है वो इस सरफेस की क्या हो गई बच्चों, ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसके लिए इस सरफेस के लिए जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इस सरफेस के लिए क्या है, इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे अभी भी राइट की तरफ जा रही है तो हम सेकंड सरफेस पे भी राइट की डायरेक्शन पॉजिटिव मानेंगे, और क्योंकि इसके लिए जो इंसिडेंट रे होगी वो बच्चों कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग है, देखो कन्वर्जिंग है, तो इसमें वर्चुअल ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो इस सरफेस का जो इमेज है वो इस सरफेस के लिए क्या हो गई, ऑब्जेक्ट। तो इस पोल से, सेकंड सरफेस के पोल से ये इमेज की दूरी क्या है, क्योंकि ये तो ऑब्जेक्ट बनेगी ना बच्चों, तो इसकी इमेज की दूरी हमें बतानी पड़ेगी। तो ये डिस्टेंस कितनी है, तो देखो ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 90 था, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये डायमीटर है, डायमीटर मतलब 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 और यहाँ से लेके यहाँ तक 20, तो ये कितना बचा बच्चों, 90 माइनस 20, तो ये कितना हो गया, 70 सेंटीमीटर। मतलब इस पोल से I1 की दूरी जो है, इमेज 1 की जो दूरी है वो आपकी 70 सेंटीमीटर है ना। तो आई होप आपको बात क्लियर होगी। और क्योंकि ये राइट की तरफ ही है, आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इंसिडेंट रे जो है वो कन्वर्जिंग है,
तो आप बोल सकते हो जो हमारे u का वैल्यू है वो +70 है ना। और r की वैल्यू, अब बच्चों देखो इंसिडेंट रे के लिए ये जो सरफेस है ये कैसा हो गया आपका, कॉनकेव कॉनकेव, तो इसका रेडियस कर्वेचर पीछे जाना पड़ेगा हमें सेंटर के लिए, पीछे पीछे, तो आपका r जो हो जाएगा वो -10 हो जाएगा, है ना। और फिर आप ध्यान से देखो तो μ1 क्या हो जाएगा बच्चों, अब इंसिडेंट रे डायरेक्शन, सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए इंसिडेंट रे कौन से मीडियम में, ग्लास में, तो आपका μ1 हो जाएगा 1.5 और μ2 हो जाएगा बच्चों 1, क्योंकि अब वो एयर में आ रही है रे, रिफ्रैक्शन होने के बाद एयर में आएगी रे, तो वो आपका हो जाएगा μ2। रिफ्रैक्टेड रे आपकी μ2 एयर में होगी तो μ2 1 हो गया, और इंसिडेंट रे आपका किसमें था बच्चों, ग्लास में था, तो μ1 आपका 1.5 हो गया। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, फॉर्मूला तो यही है तो अब लगा लेते हैं डायरेक्ट। तो जो फाइनल इमेज है मतलब μ2 अपॉन, अब μ2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, तो 1 अपॉन फाइनल इमेज की पोजीशन v माइनस 1 अपॉन u की वैल्यू सेकंड रिफ्लेक्शन के लिए कितनी है बच्चों 70, सॉरी μ1 अपॉन u है ना, तो μ1 की वैल्यू है 1.5, तो 1.5 अपॉन 70 इज इक्वल्स टू μ2, मतलब 1 माइनस 1.5 μ1 अपॉन r की वैल्यू है बच्चों -10। तो अब आप इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने पे क्या आएगा बच्चों, देखो यहाँ पर, तो 1 अपॉन v, फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा माइनस, है ना, तो इसको 3/2 लिख सकते हो आप 1.5 को, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू 70, तो 140 इज इक्वल्स टू, ये 0.5 हो जाएगा बच्चों, -0.5 और माइनस माइनस कैंसल, और 0.5 को 1/2 लिख सकते हो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2 का नीचे मल्टीप्लाई होगा तो 1/20 हो जाएगा, है ना बच्चों। उसके बाद फिर आप उसको उधर ले जाओ, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/20 प्लस 3/140, है ना। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करो, 1/20 और किसको बच्चों, आपका 3/140 को, है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे प्लस करके, तो आपका v आता हुआ दिखाई देगा 14 सेंटीमीटर, है ना। आप इसको सॉल्व करके देखना, तो आपको जो v है फाइनल इमेज है वो 14 सेंटीमीटर मिलेगी, और 14 सेंटीमीटर का मतलब पोल से राइट की तरफ, क्योंकि पॉजिटिव आया ना, और राइट डायरेक्शन पॉजिटिव है, मतलब यहाँ से यहाँ पर ये आपकी फाइनल इमेज होगी आफ्टर सेकंड रिफ्रैक्शन, है ना, क्योंकि ये जो दूरी है फाइनल इमेज की ये आपकी 14 सेंटीमीटर, तो रे वापस ऐसे कन्वर्ज कर जाएगी इस तरीके से, और यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ फाइनल इमेज, मतलब सेकंड एंड से कितने दूरी पर, आपके 14 सेंटीमीटर। आपसे पूछा जाए कि सेंटर से कितनी दूरी पर है, तो आप सेंटर से भी दूरी बता सकते हो, +10 ऐड कर दो तो 24 हो जाएगा। आपसे बोला जाए कि ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पे इमेज बनी फाइनल इमेज, तो वो भी आप बता सकते हो, है ना। तो ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट से दूरी कितनी है, सेंटर से दूरी कितनी है, दूसरे एंड से दूरी कितनी है, और अगर आपसे पोजीशन बोले तो पोजीशन बता दीजिएगा आप कि इस एंड से ये जो दूरी है, मतलब अगर इसको मैं बोलूं सेकंड पोल तो पोल 2, और ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन का पोल तो पोल 1, तो पोल 2 से जो फाइनल इमेज है वो 14 सेंटीमीटर पे बनी है ना। तो आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो क्या बोल रहा है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार जल्दी से। तो इसमें लिखा हुआ है कि अ स्मॉल एयर बबल इन अ ग्लास स्फीयर of radius 2 centimeter appears to be 1 centimeter from the surface when looked at along a diameter. If the refractive index of sphere is 1.5, find the true position of air bubble. यानी कि इसमें आपको जो बाहर से देखने पे दिख रहा है, तो आपको इमेज दिखाई दे रही है, आपको ये नहीं पता कि वो एयर बबल है कहाँ, लेकिन कहाँ दिख रहा है ये आपको बता दिया गया है। तो देखो क्या सिचुएशन है मैं आपको समझाता हूँ, है ना। तो हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं इस सिचुएशन को, तो ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा, है ना। तो ये अपना ग्लास स्फीयर है, और ये ग्लास स्फीयर का सेंटर है, और हम इस तरीके से डायमीटर के अलोंग एक्सिस बना लेते हैं, है ना बच्चों। अब क्या बोला है उसने कि इसकी जो रेडियस है वो आपका 2 सेंटीमीटर, देखो दिया हुआ है कि इस ग्लास स्फीयर है, ये आपका ग्लास स्फीयर है ना, और इस ग्लास स्फीयर की रेडियस जो है वो बच्चों कितनी है 2 सेंटीमीटर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है आपको 1.5, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्फीयर इज 1.5। अब ये बोल रहा है कि जब आप डायमीटर के अलोंग देख रहे हैं, है ना बच्चों, किसके अलोंग देख रहे हैं आप, डायमीटर के अलोंग, मतलब आप अगर यहाँ से आप देखें तो इसमें ग्लास स्फीयर में
कोई एयर बबल होगा, है ना बच्चों, एयर बबल होगा। अब वो एयर बबल जो एग्जैक्ट लोकेशन है वहां नहीं दिखाई देगा, वो तो आपको पता है क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो वो एयर बबल आगे दिखाई दे रहा है, मतलब एयर बबल आगे दिखाई देने का मतलब कि उस एयर बबल की आपको इमेज दिखाई दे रही है, इमेज। तो इमेज जहां दिखाई दे रही है तो बोल रहा है कि वो सरफेस से 1 सेंटीमीटर की दूरी पे दिखाई दे रही है, 1 सेंटीमीटर, है ना। तो देखो आपको यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है कि द स्मॉल एयर बबल ऑफ अ ग्लास स्फेयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर, ग्लास स्फेयर का रेडियस 2 सेंटीमीटर अपीयर्स टू बी 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से कितनी दूरी पे दिखाई दे रहा है बच्चों, 1 सेंटीमीटर। व्हेन लुक्ड एट अलोंग द डायमीटर, जब आप डायमीटर के अलोंग देख रहे हो तो ये इमेज है। तो ये तो बाहर से देखने पे इमेज है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो कहीं और होगा। अब हमें यही बताना है कि फाइंड द ट्रू पोजीशन ऑफ एयर बबल। तो वो ऑब्जेक्ट ग्लास स्फीयर के अंदर कहाँ है, ट्रू पोजीशन क्या है, उससे निकालना है। तो उसे कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से देखें, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो आप रे डायग्राम बना लो। अब मान लीजिए कि कहीं पे तो ऑब्जेक्ट है, हमें नहीं पता, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये एयर बबल अंदर था और जब रे बाहर आई तो हमें एयर बबल यहाँ दिखाई दी, ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट से लाइट रे बच्चों ऐसे आएगी ना, इस तरीके से आएगी लाइट रे। अब देखो ये लाइट है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इस पे आप नॉर्मल बना सकते हो, तो ये नॉर्मल बना दिया आपने, है ना, इस तरीके से। अब ये इमेज से पास होगा क्योंकि ये रे जो है वो डेंसर से रेयरर आ रही है, बाहर का मीडियम तो बच्चों एयर है, तो डेंसर से रेयर है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ये इमेज से पास होती हुई नजर आएगी ऐसे। तो आपको इमेज दिखाई देगी, एक रे तो ये सीधी आई और एक रे ये गई, तो ये आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे कट करेंगे ना, इमेज पे मीट करेंगे, क्योंकि डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे है तो पहले पीछे मीट करेंगे आप, तो इमेज आपको यहाँ दिखाई देगी, है ना बच्चों। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा होगा क्यों, और एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा क्योंकि ये डेंसर से रेयर आ रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ जाएगी, है ना। अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रख लिया तो फिर क्या होगा कि जब आप रे डायग्राम बनाओगे तो टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी, है ना। तो खैर मैंने तो रे डायग्राम के हिसाब से ऑब्जेक्ट को पीछे बना लिया, है ना। बाकी जब आप निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर से ज्यादा आना चाहिए। तो मतलब जो हमने सोचा है वो बिल्कुल सही है, तो निकालते हैं। तो ऑब्जेक्ट से जो दूरी है भाई सरफेस की, ऑब्जेक्ट से जो दूरी है सरफेस तक की, उसको तो हम u मान लेते हैं, और यही u निकालना है, ट्रू पोजीशन, ट्रू पोजीशन, है ना। तो हम ट्रू पोजीशन निकालते हैं, और ये हमारे लिए कर्व्ड सरफेस हो गया बच्चों, कर्व्ड सरफेस, है ना। तो यहाँ पे हम डाटा लिखें एक एक करके। तो सॉल्यूशन में अगर डाटा लिखें तो आपका म्यू1 कितना हो गया बच्चों, म्यू1 हो गया 1.5, क्योंकि इंसिडेंट रे तो अंदर से आ रही है, तो इंसिडेंट रे अगर अंदर से आ रही है तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1.5। म्यू2 रे रिफ्रैक्ट कहाँ हुई बच्चों, एयर में, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया, 1 हो गया। फिर आपको पता है कि आपको क्या पता दिया है, इमेज डिस्टेंस, ये अपना पोल हो गया कर्व्ड सरफेस का। तो इमेज कहाँ है बच्चों, पीछे, पीछे, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आ रही है रे, इंसिडेंट रे, इसलिए राइट की डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई तो लेफ्ट की डायरेक्शन नेगेटिव। तो v आपका -1 सेंटीमीटर है बच्चों, -1, क्योंकि पोल से आपको पीछे जाना पड़ेगा इमेज के लिए, है ना। और उसके बाद फिर आपका क्या है, u आपको निकालना है, तो u हम निकालेंगे, है ना। तो हमने सारी वैल्यूज लिख ली, एक और वैल्यू बच गई है r। तो r के लिए देखिए, r के लिए भी आपको पीछे ही जाना पड़ेगा, तो r भी आपका -2 सेंटीमीटर लेंगे, है ना। तो r की वैल्यू -2 हो गई। अब आप फॉर्मूले में अप्लाई करो। फॉर्मूला अपना क्या है बच्चों, हमने लिखा हुआ था पहले भी, म्यू2 अपॉन v माइनस म्यू1 अपॉन u इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r, है ना। अभी सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। तो म्यू2 कितना है बच्चों, 1, तो 1/v माइनस म्यू1 कितना है, तो म्यू1 है 1.5, तो 1.5 बाई u तो निकालना ही है, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। उसके बाद आप ध्यान से देखो तो कितना आ जाएगा बच्चों, v की वैल्यू भी आप रख दो, v की वैल्यू -1 है ना, तो यहाँ पे -1 मैं वैल्यूज पुट कर देता हूँ, और इज इक्वल्स टू म्यू2, म्यू2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1 माइनस म्यू1, तो -1.5 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे r की वैल्यू है -2, है ना। अब देखिए बच्चों, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा -1, -1 अपॉन 1 तो -1 ही होता है, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और यहाँ पे -1.5 क्या हो जाएगा बच्चों, u इज इक्वल्स टू, यहाँ पर -0.5 आएगा, तो -0.5 और -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 0.5 को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 1/2, तो 1/2 और 2 नीचे है ही,
तो 1/4 हो जाएगा, +1/4 है ना। तो ये आपका इतना आ जाएगा। तो आप इसको उधर ले जाओ, ये वाला 1.5 यू को आप उधर ले जाओ तो प्लस में हो जाएगा बच्चों, और इसको इधर ले आओ तो ये माइनस में हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1.5 यू को आप लिख सकते हो 3/2 यू, है ना। 1.5 को 3/2 लिख सकते ना, ये उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, ये इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा -1 -1/4। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो एलसीएम आ जाएगा 4, तो ये हो जाएगा -4, है ना बच्चों। और ये हो जाएगा आपका -4 और -1, तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करोगे तो आप, तो ये हो जाएगा 3/2 u इज इक्वल्स टू -5/4, है ना। -5/4 आ जाएगा, ये -4 -1 -5 और बाई 4, तो 2 से जाए चला जाएगा तो ये 2 टाइम्स, है ना बच्चों। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो आप, u की वैल्यू आ जाएगी, ये u उधर ट्रांसफर हो गया और ये इधर और इधर, तो 3 2 जाइए 6 हो जाएगा, तो -6/5, -6/5 आ गया। और -6/5 को फर्दर सॉल्व करोगे आप तो कितना मिलेगा आपको बच्चों, -1, है ना, 1 से कैंसिल हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर, तो -1.2 सेंटीमीटर। और देखो जो हमने सोचा था कि 1 से ज्यादा आना चाहिए, देखो आ रहा है -1.2 सेंटीमीटर, मतलब इमेज के भी पीछे सरफेस से लेंगे ना 1.2 सेंटीमीटर, और लेफ्ट साइड में तो इमेज के पीछे 1.2, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा वैल्यू है ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो बबल की हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता चल गई, कहाँ से बच्चों, पोल से पीछे की तरफ 1.2 सेंटीमीटर। अगर सेंटर से पूछा होता तो सेंटर से कितने आगे, तो वो 2 में से 1.2 काट दो तो 0.8 सेंटीमीटर आगे हो जाता है ना। तो ऐसे कोई भी सवाल आपको आएगा तो आप उसका जवाब बहुत इजीली दे सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो देखिए बच्चों, अब हम ये वाला सवाल सॉल्व करते हैं ना। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है ये मैं आपको बता दूं। तो आप देखिए, बोला गया कि एक ग्लास क्यूब है ना, ग्लास क्यूब है, मतलब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, आपको पता है, सामने से देख रहे हैं तो 2 डायमेंशनल दिख रहा है। और इस क्यूब की जो साइड है वो बच्चों 40 सेंटीमीटर है ना, ये लिखा हुआ है। और उस क्यूब के अंदर एक स्फेयर काटा गया है, मतलब एक कैविटी है स्फेयर की, स्फेयर शेप की कैविटी है ना, अंदर से वो खाली है, कैविटी है। और वो जो स्फेयर काटा गया उसकी रेडियस बच्चों 10 सेंटीमीटर है, और जो स्फेयर का सेंटर है वो क्यूब का सेंटर है। देखो स्फेयर के सेंटर से क्यूब की सरफेस 20 सेंटीमीटर, विच इज हाफ ऑफ साइड ऑफ क्यूब, है ना, 40 सेंटीमीटर। और ये बोला गया है कि ये जो स्फेयर काटा गया था वहां पे पानी भर दिया गया है, वाटर। तो हमने स्फेयर के अंदर, ग्लास के अंदर स्फेयर काटा और उस स्फेयर के अंदर वाटर को भर दिया। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है ना। तो ये वैल्यूज आपको दी गई हैं। और उसमें सेंटर पे, जहां से आपने ग्लास स्फेयर को काटा है तो उसके सेंटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ। तो मैंने आपको बता दिया कि उसका ऑब्जेक्ट कितना रखा हुआ है बच्चों, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, एकदम सेंटर पे रखा हुआ है, जिसको मैंने ओ से डिनोट किया है। अब आपसे बोला जा रहा है कि फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म्ड हुई है, फाइंड द फाइनल इमेज फॉर्म्ड। तो फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म्ड हुई है तो वो हमें निकालना है। तो बच्चों वो हम कैसे निकालेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे फाइनल इमेज क्यों बोला है, क्योंकि एक बार तो इस कर्व्ड सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, फिर इस फ्लैट सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा तब फाइनल इमेज बनेगी। तो हमें 2 बार के रिफ्रैक्शन से फाइनल इमेज बनानी है। और यहाँ से हम देख रहे हैं ऊपर से, तो कहाँ दिखाई देगी इमेज फाइनल, वो हमें बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग बनाते हैं। अब आप ध्यान से देखो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले हम कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन करेंगे, फिर फ्लैट सरफेस से कर लेंगे, है ना। तो ये दोनों काम हम कर लेते हैं। तो जल्दी से देखो, तो ये जो हमारा सरफेस हो जाएगा ये आपका पोल हो जाएगा। पोल से ही सारी डिस्टेंस हम नापते हैं। तो पोल से ये 20 सेंटीमीटर और पोल सरफेस पर है। सरफेस से सेंटर पर क्या है आपका ऑब्जेक्ट, तो सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की दूरी, ये वाली दूरी यू जो होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 10 सेंटीमीटर, है ना। तो 10 सेंटीमीटर यू हो जाएगा। लेकिन इंसिडेंट रे तो बच्चों ऐसे जाएगी आपकी, ऐसे, और इंसिडेंट रे जाएगी और रिफ्रैक्शन होगा किसमें, ग्लास में, इंसिडेंट रे है वाटर में। तो आपका जब इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी तो ऊपर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, पॉजिटिव। तो आपका u जो है वो नेगेटिव होगा, है ना। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस, है ना, रिफ्रैक्शन, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। सॉल्यूशन में सबसे पहले कहां से रिफ्रैक्शन कराएंगे, रिफ्रैक्शन थ्रू
कर्व्ड सरफेस है ना, कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन करा लेते हैं। तो हमने जो जो वैल्यूज बोली आती हैं फॉर्मूले में लगती हैं वो सारी वैल्यूज हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको μ1 लिखना पड़ेगा। तो μ1 कितना है बच्चों, देखो μ1 जहाँ पे इंसिडेंट रे है, तो इंसिडेंट रे वाटर में, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3। फिर आपका μ2 जहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा तो ग्लास में रिफ्रैक्शन होगा, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, तो आप डायरेक्टली उसको 3.3/2 लिख लो है ना। 1.5 को डायरेक्टली हम लिख लेते हैं 3/2 है ना, ताकि सॉल्व करते हुए दिक्कत ना हो। उसके बाद फिर आप ध्यान से देखो तो आपका u कितना है बच्चों, u के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा पोल से, और ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव हो गई, तो -10 सेंटीमीटर ले लोगे। r की वैल्यू बच्चों, r के लिए भी सेंटर के आने के लिए नीचे आना पड़ेगा, तो r की वैल्यू भी आपकी -10 सेंटीमीटर हो जाएगी है ना। और आपका जो v है वो हमें फाइंड करना है जब आपका कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो जल्दी से हम फाइंड करते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या था बच्चों, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। तो आप वैल्यूज पुट करो, तो μ2 की वैल्यू कितनी है 3/2, तो ये हो जाएगा 3/2v माइनस आपका μ1 कितना है बच्चों 4/3 है ना, तो 4/3u इज इक्वल्स टू 3/2 माइनस कितना बच्चों 4/3 है ना, μ1 4/3 है, और डिवाइड बाई r की वैल्यू है -10 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया है ना। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं और u की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2v माइनस 4/3u, u की वैल्यू कितनी है बच्चों -10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4/30 हो जाएगा है ना, इस तरीके से। और इज इक्वल्स टू, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपका कितना आंसर आएगा बच्चों, देख लो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 6 है ना, 2 और 3 का 6, तो ये -6 × 10 60 हो जाएगा, और यहाँ से 3 × 3 9, -2 × 4 कितना हो जाएगा बच्चों 8। इसको हम वापस से सॉल्व करते हैं तो देखो कितना आ जाएगा 3/2v प्लस 4/30 है ना, और इज इक्वल्स टू 9 - 8 कितना हो जाएगा बच्चों 1, तो -1/60, तो -1/60 आ गया। अब इसको आगे सॉल्व करो तो 4/3 को उधर ले जाओ, तो 3/2v इज इक्वल्स टू -1/60 और -4/30। फिर से आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना बच्चों 60, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा है ना, तो -8, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2v, तो 2 से ये 60 कैंसिल, तो 30 बचेगा, और ये 3/v इज इक्वल्स टू -9/30 आएगा, तो 3 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बचेगा, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 10 बचेगा, तो v की वैल्यू आ गई -10 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो बच्चों, v की वैल्यू -10 सेंटीमीटर का मतलब क्या, कि जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे इमेज बन गया। भाई u भी तो आपका कितना था -10 सेंटीमीटर था ना, और v भी आपका -10 सेंटीमीटर आ रहा है, मतलब पोल से नीचे इमेज बन गई, जहां ऑब्जेक्ट था वहीं इमेज बन गई। अब बच्चों मैं आपको बताऊं तो ये जो आपने काम किया है, ये जो हमने काम किया है कि रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस से जो v की वैल्यू निकाली है वो हमने गलती की हुई है, इसको करने की जरूरत ही नहीं थी यहाँ पर। क्यों जरूरत नहीं थी, क्योंकि अगर आप रे डायग्राम से देखेंगे तो आप वैसे ही समझ जाते हो ऑटोमेटिकली कि यहाँ पर जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बनेगी। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सेंटर पे ही रखा है, और सेंटर से जो भी रे जाएंगी बच्चों, जितनी भी रेस जाएंगी ऐसे, तो वो तो बिना रिफ्लेक्ट हुए जाएंगी ना, क्योंकि वो तो अलोंग नॉर्मल गिर रही है। भाई सेंटर से रे जा रही है तो वो तो अलोंग नॉर्मल है। कर्व्ड सरफेस में सेंटर से जो हम रे डालते हैं वो नॉर्मल के अलोंग होती है किसी भी पॉइंट पर, तो आप कहीं पे भी डालो नॉर्मल है, और नॉर्मल है तो वो रिफ्लेक्ट तो होगी ही नहीं ना, वो तो सीधी निकल जाएगी। नॉर्मल के अलोंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस तो जीरो होते हैं, तो वो तो सीधी निकल जाएगी, उसमें रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, और रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं तो वापस से ये कहां कट करेंगी, जहां पे आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये तो हमें करने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो हमें डायरेक्ट देख लेना चाहिए था, वहां पे लगाना चाहिए था है ना। तो एक अच्छा बच्चा जो होता है वो इन बातों का ख्याल रखता है, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करता है। तो अगर पहले आप कर्व सरफेस से रिफ्रैक्शन करा रहे हैं और इतना सॉल्व कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन के लिए टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कंपटीशन में अगर आपको सही आंसर बताना है तो बहुत जल्दी बताना पड़ता है, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। इसलिए क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा हुआ था, सेंटर से हर रे जो होगी वो नॉर्मल के अलोंग ही गिरेगी,
तो वो सीधी निकल जाएगी, तो वो डेविएट होगी नहीं, और डेविएट होगी नहीं तो आपको इमेज वहीं दिखाई देगा जहां पे ऑब्जेक्ट था, है ना बच्चों। लेकिन अब जब ये दूसरे सरफेस पे आ जाएंगे हम, तो ये नॉर्मल के अलॉन्ग गई तो ये तो सीधी गई, बट यहाँ पे डेंसर से रेयर आ रहे हैं तो ये जो रे है ये ऐसे बेंड हो जाएगी। अब जब यहाँ पे बेंड होगी तो फाइनल इमेज कहीं और बनेगी बच्चों, है ना, फाइनल इमेज कहीं और बनेगी। तो ये सरफेस से कितने नीचे बनेगी फाइनल इमेज, वो हमें देखना है। तो अब जो प्लेन सरफेस है, क्योंकि ये रेस पैरेक्सियल है, ये सब हम पैरेक्सियल रेस के लिए लगा रहे हैं, तो आप प्लेन सरफेस वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, एपरेंट डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ का। तो हम यहाँ पे प्लेन सरफेस से कर लेते हैं ना, और फाइनल इमेज का पोजीशन बता देते हैं। तो प्लेन सरफेस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, है ना। अब प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन के लिए, क्योंकि पैरेक्सियल रेज ही हमने मानी हुई है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, डी डैश अपॉन डी इज इक्वल्स टू म्यू टू बाई म्यू वन। याद होगा आपको फॉर्मूला, मैंने आपको स्लैब में बताया हुआ था, है ना, या एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ वाले जो थ्योरी है मैंने उसमें बताया हुआ है आपको, तो वो डायरेक्ट लगा लो आप यहाँ पर। अब देखो ऑब्जेक्ट कितना है बच्चों, सरफेस से क्या है, डी और डी डैश हम कहाँ से नापते हैं बच्चों, सरफेस से। तो सरफेस से कितनी नीचे पर है ऑब्जेक्ट, 20 सेंटीमीटर, तो डी की वैल्यू तो आपकी 20 सेंटीमीटर हो गई। और मैंने आपको बताया था कि इंटरफेस पे देखो रे कहाँ गई, तो रे एयर में गई, एयर में तो म्यू टू जो है वो जहां रे जाती है इंटरफेस से वो आपका होता है, तो म्यू टू की वैल्यू हो जाती है बच्चों कितनी, 1, क्योंकि एयर में गई। और इस इंटरफेस पे इंसिडेंट रे कहां से आ रही है, ग्लास से, ग्लास से, है ना, इस इंटरफेस के नीचे तो ग्लास है ना बच्चों, तो ग्लास से रे आई, तो आपका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया वो म्यू1 वो ग्लास वाला होगा, मतलब 3/2 हो जाएगा। अब कई बार बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जेक्ट क्योंकि कहाँ रखा होता है, वाटर में, तो म्यू1 को वाटर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं 4/3, जबकि वो गलत है। मैंने आपको वहां बताया था कि इंटरफेस पे देखा करो, इंटरफेस के पहले जहां पे रे आ रही है वो आपका म्यू1 हो जाएगा, तो ग्लास से आई है, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, जहां इंटरफेस पे रे आ रही है तो ग्लास से आ रही है, तो म्यू1 हमारा 3/2 हो जाएगा। और टकराने के बाद वो कहाँ जा रही है, एयर में, तो एयर में जा रही है, इसलिए म्यू टू आपका कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। इस बात का आप खास तौर पे ध्यान दें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अब ये सारी वैल्यूज आप पुट कर दो तो इंटरफेस से डी डैश की वैल्यू निकल आएगी, तो हम यहाँ पे डी डैश अपॉन डी, डी की वैल्यू 20 इक्वल टू म्यू टू की वैल्यू बच्चों 1 अपॉन 3/2, है ना, 3/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 1 इंटू 2 बच जाएगा वहां पर। तो यहाँ से आप निकालोगे आंसर, तो आपको कितना मिल जाएगा बच्चों, देखो, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं डी डैश, और डी डैश इज इक्वल्स टू आपका ये कितना हो जाएगा बच्चों, 40/3, है ना, 20 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 40/3, तो 40/3 सेंटीमीटर इज द आंसर। मतलब इमेज जो बनेगी, जो फाइनल इमेज बनेगी बच्चों, यहाँ से इंटरफेस से फाइनल इमेज कितने नीचे बनेगी बच्चों, इंटरफेस से डी डैश मतलब 40/3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये इस जगह पे आपकी फाइनल इमेज आई बनेगी, है ना। तो आई होप आपको ये बात क्लियर है। और सरफेस से कितने दूरी बना है, 40/3, और अगर आप सेंटर से चाहें तो 20 में से माइनस कर दें तो आपका सेंटर से आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हमें इन सवालों को करना है। तो ऐसे सवाल आएंगे तो डरने की जरूरत नहीं है, आपको ये पहला वाला काम करने की जरूरत ही नहीं थी, रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस, क्योंकि हम जानते हैं अगर सेंटर पे ऑब्जेक्ट है तो रे जो है वो नॉर्मल के अलॉन्ग जाएगी और वहीं इमेज बन जाएगी, है ना। तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व कर लें, है ना।